हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। मध्य प्रदेश जीके की ये एमसीक्यू सीरीज चालू हो गई है और इसका ये तीसरा पार्ट है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, एमपीपीएससी, एमपीएसआई, कांस्टेबल, पटवारी, जेल प्रहरी और जितने भी व्यापम्स के द्वारा कंडक्ट होते हैं जो एग्जाम, उन सभी के लिए मध्य प्रदेश जीके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिलेबस रहा है और मध्य प्रदेश जीके पर बहुत से क्वेश्चंस उसमें से बनते हैं। तो वो सभी स्टूडेंट्स जो कि एमपीपीएससी, एमपीएसआई, कांस्टेबल, पटवारी और जेल प्रहरी की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ में अन्य व्यापम के एग्जाम्स जहाँ पे कि स्टडी एमपीजी के पूछा जाता है, तो वो सभी विद्यार्थी मेरी इस सीरीज को लगातार देखते रहे हैं और ये इसका तीसरा पार्ट है। इससे पहले 2 पार्ट और मैं ला चुका हूँ और मैं पहले भी आपको बताया है कि ये पूरी सीरीज 10,000 क्वेश्चन से अधिक की सीरीज है और लगातार चलती रहेगी और हर पार्ट में मैं 25 क्वेश्चंस लेके आता हूँ और 25-25 क्वेश्चन करके ये लगातार चलती रहेगी सीरीज। तो लगातार मेरी इस सीरीज से जुड़े रहिए आप, और जो भी विद्यार्थी नए जुड़ेंगे, नए स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि मेरे स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, जिससे कि आपको सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो ज्यादा समय ना लेते हुए इस सीरीज को अपन स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें कवर होने वाले हैं और वो पूरा का पूरा जीके पार्ट इसमें कवर हो जाएगा, क्योंकि 10,000 क्वेश्चंस पूरे कवर होंगे इसमें। तो लगातार देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं तीसरा पार्ट इस एमसीक्यू सीरीज का, जो कि है मध्य प्रदेश स्टैटिक जीके की ये एमसीक्यू सीरीज। ये आ गया अगला क्वेश्चन, ठीक है ना। 2 पार्ट हो चुके हैं 25 के, 25 प्लस 25 यानी कि टोटल 50 क्वेश्चंस मैं कवर कर चुका हूं फर्स्ट और सेकंड पार्ट में, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। और ये है 51 से लेके 75 तक, यानी कि 51 टू 75 25 क्वेश्चंस मैं इसमें कवर करने जा रहा हूं। तो इसको भी आप आखिरी तक देखिए और वीडियो अगर पसंद आता है तो आप इसको लाइक और शेयर भी करें अपने सभी ग्रुप्स में। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे ये, बहुत आनंद आने वाला है आपको। क्वेश्चंस हर पैटर्न पे आपको मिलने वाले हैं। तो ये 51वां क्वेश्चन आ गया इस पार्ट 3 का। सौसार, सकोलिप, चिपली श्रेणियां, सकोलिप, सौसार, सकोलिप और चिल्पी श्रेणियां किस चट्टानी क्रम से संबंधित हैं? ऑप्शन है आपके सामने, आर्कियन, धारवाड़, कोड़प्पा या फिर विंध्य। तो इसमें से कौन सा सही होगा उत्तर, ये अपन को बताना है। तो इसमें से जो सही उत्तर है वो है बा, धारवाड़। अगर आप लोग जानते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो हम तो आपको बताने ही वाले हैं, ठीक है। तो इसका सही उत्तर कौन सा है, धारवाड़ क्रम की ये चट्टानें कहलाती हैं। और ये चट्टानें मध्य प्रदेश में कहाँ मिलती हैं, ये मध्य प्रदेश में मिलती हैं बालाघाट में, बालाघाट का जो क्षेत्र है, और छिंदवाड़ा, ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए। इन दोनों क्षेत्र में ये सौंसर, सकोलिब और चिल्पी श्रेणी की चट्टानें जो कि धारवाड़ क्रम की हैं, ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें इन दोनों जिलों में पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये हो गया पूरा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आ गया अगला क्वेश्चन आपके सामने। भांडेर, कैमूर और पारसनाथ किस पर्वत श्रृंखला का उपभाग है? देखिए उपभाग पूछा है इसमें। ऑप्शन है आपके सामने, विंध्याचल, अरावली, अजंता या फिर सतपुड़ा। तो कौन सा उत्तर इसमें से सही होगा ये हमें बताना है। तो देखिए इसमें आ, बा, सा, दा थोड़ा ऊपर नीचे हो गए हैं, इसलिए ऑप्शन में कंफ्यूजन नहीं होना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है विंध्याचल, ठीक है ना। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। विंध्याचल जो पर्वत श्रृंखला है उसी के उपभाग कहलाते हैं भांडेर, कैमूर और पारसनाथ। जो भांडेर, जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है, ये उत्तर और दक्षिण, ठीक है ना, उत्तर और दक्षिण श्रेणी की जो विंध्याचल क्षेत्र हैं, ठीक है ना, उसके ये मध्य भाजक कहलाते हैं। ये पूरे के पूरे भांडेर क्षेत्र, कैमूर और पारसनाथ। देखिए उत्तर प्रदेश जो कि गंगा का मैदान है, उसके नीचे से लगी हुई है ये पूरी की पूरी विंध्याचल, ठीक है ना। ये पूरी की पूरी विंध्याचल रेंज है, ये वाली जो रेंज है ये यहाँ लगी हुई है। तो यहाँ पे सतना, पन्ना, सतना, रीवा, रीवा के बाद में सिंगरौली, सीधी, सिंगरौली, और उसके बाद में नीचे में कटनी, दमोह, ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है ये कहलाती है विंध्याचल रेंज। तो इसमें जो भांडेर की श्रेणी है, ये भांडेर की श्रेणी छतरपुर, ठीक है ना, टीकमगढ़, छतरपुर, ये वाला क्षेत्र ये है, ये भांडेर का क्षेत्र कहलाता है। क्योंकि भांडेर का क्षेत्र कहाँ लगता है, ये बुंदेलखंड के पठार में लगता है, ठीक है ना। बुंदेलखंड का जो पठार है उसमें आता है ये भांडेर क्षेत्र। और कैमूर का क्षेत्र
कटनी और दमोह में आता है। पारसनाथ का क्षेत्र इसी क्षेत्र में यहाँ ऊपर में मिलता है। तो ये जो भाजक है ये उत्तर और दक्षिण, क्योंकि ये वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, ये वाला क्षेत्र जो कहलाता है ये दक्षिण कहलाता है, ठीक है ना। ये वाला क्षेत्र कहलाता है दक्षिण का हिस्सा, क्योंकि उत्तर के बाद में उत्तर की अपोजिट तरफ में दक्षिण कहलाता है। तो ये नर्मदा और गंगा का द्विभाजक कहलाता है ये क्षेत्र। तो इसमें जो भांडेर और कैमूर और पारसनाथ की पर्वत श्रृंखला है ये उत्तर और दक्षिण के क्षेत्र को विभाजित करती है। उत्तर और दक्षिण यानी कि ऊपर का क्षेत्र और नीचे की क्षेत्र को, दक्षिण की क्षेत्र को विभाजित करने वाली रेखा ये कहलाती है। दक्षिण का क्षेत्र ये कहला गया, तो इसके ऊपर वाला जो क्षेत्र है ये वाला, तो ये यहाँ पर स्थित है ये वाली पर्वत श्रृंखला। कौन सी? भांडेर, कैमूर और पारसनाथ। ठीक है, ये हो गया क्लियर आपको। ये आ गया अगला क्वेश्चन 53। ठीक है, राजपीपला, महादेव, मैकाल और राजमहल किस पर्वत श्रृंखला का उपभाग है? विंध्याचल, अरावली, अजंता या फिर सतपुड़ा? तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या क्या कौन सा वाला होगा? आप में से कोई हो जानकार तो वो बताए इसका सही उत्तर कौन सा होगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बा। ठीक है, सतपुड़ा। सतपुड़ा इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, क्योंकि राजपीपला, महादेव, मैकाल और राजहंस ये सतपुड़ा का हिस्सा है। राजपीपला जो है ये मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में है। ठीक है ना, पश्चिमी क्षेत्र में राजपीपला है। और जो महादेव श्रेणी है यहाँ पर है धूपगढ़, ये याद रखना। जो धूपगढ़ है ये धूपगढ़ की जो चोटी है 1350 मीटर जो है मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी वो महादेव श्रेणी पर है। ठीक है ना, और यहीं से महादेव श्रेणी से ही क्या निकलती है? तवा नदी। तवा नदी का उद्गम भी यहीं से हुआ है। मैकाल श्रेणी जो है, मैकाल श्रेणी जो कहलाती है ये बघेलखंड का क्षेत्र है। ठीक है ना, जो बघेलखंड का क्षेत्र है ये पूरा का पूरा हिस्सा सतपुड़ा की श्रेणी में कहलाता है, क्योंकि नर्मदा की जो दक्षिण में जो क्षेत्र कहलाता है ये पूरा का पूरा सतपुड़ा का कहलाता है। सतपुड़ा का क्षेत्र कहलाता है ये वाला। ठीक है ना, तो ये दक्षिण में जो भी शहर पड़ते हैं, चाहे वो बालाघाट हो, छिंदवाड़ा हो, बैतूल हो, या फिर अपने आगे में जाते हुआ खंडवा, बुरहानपुर, फिर खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, तो ये पूरा का पूरा जो बेल्ट है ये पूरा का पूरा बेल्ट पश्चिम से लेके पूर्व तक ये सतपुड़ा की श्रेणी कहलाती है, जिसमें कि मैकाल श्रेणी, महादेव श्रेणी, राजमहल और पीपला, ये पूरी की पूरी जो पर्वत श्रृंखला है ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का उपभाग कहलाती है। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चले। ये आ गया अगला क्वेश्चन 54। प्रदेश का उपभाग पूर्वी पठार के अंतर्गत किस पठार को शामिल किया जाता है? जो प्रदेश का उपभाग पूर्वी पठार के अंतर्गत किस पठार को, पूर्वी पठार, देखिए पूर्वी पठार में किस पठार को शामिल किया जाता है? बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, बघेलखंड का पठार या रीवा पन्ना का पठार? तो इसमें से सही उत्तर कौन सा होगा ये अपने को बताना। देखिए पूर्वी पठार पूछा यानी कि मध्य प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र। तो मध्य प्रदेश का अगर पूर्वी क्षेत्र देखा जाए तो पूर्वी क्षेत्र में कौन सा हिस्सा है? पूर्वी जो क्षेत्र कहलाता है वो कहलाता है बघेलखंड का पठार। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। बघेलखंड का पठार कहाँ पे आता है? पूर्व में आता है। मध्य प्रदेश के पूर्व का क्षेत्र जैसे कि उमरिया, शहडोल, है ना, और नीचे आ जाए तो और नीचे में अपना डिंडोरी हो गया, मंडला हो गया, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, जबलपुर हो गया, ये बघेलखंड के पठार में आता है। तो प्रदेश के का उपभाग पूर्वी पठार के अंतर्गत किस पठार के अंतर्गत आता है? तो पूर्वी पठार जो आता है वो बघेलखंड पठार के अंतर्गत आता है। इसलिए अगला क्वेश्चन आ गया अरावली पर्वतमाला और विंध्य पर्वत श्रृंखला, इन दोनों के मध्य कौन सा पठार आता है? देखिए पूरे के पूरे क्वेश्चन पठारों पे आ रहे हैं, यानी कि एक एक टॉपिक पर सारे क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो बहुत ही डिटेल में मैं मध्य प्रदेश की ये एमसीक्यू सीरीज लेके आया हूँ। तो इसको आप क्रमबद्ध तरीके से लगातार देखते रहें और लगातार मेरे चैनल के साथ में बने रहें। और अगर आपको सीरीज बहुत अच्छी लग रही है और बहुत पसंद कर रहे हैं आप, तो मेरी सीरीज को लाइक जरूर करें। हर वीडियो को आप लाइक करते रहें और साथ में शेयर भी करें। ठीक है ना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस एमपीजीके के हैं और एमपीजीके आता है व्यापम्स के एग्जाम में और एमपीपीएससी। व्यापम का जो एग्जाम होता है यहाँ पे एमपीजीके पूछा जाता है, वहां पर भी आता है, और साथ में एमपीपीएससी का तो ये टॉपिक है ही, क्योंकि मध्य प्रदेश की का वो सिविल सर्विसेज होता है, तो मध्य प्रदेश के बारे में उसमें जीके बिल्कुल बनता है। ठीक है ना, तो क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए ये आगे मिलने वाले हैं। तो बताइए अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार आता है? ऑप्शन है आपके सामने, मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार या फिर प्रायद्वीपीय पठार। तो इसका उत्तर
कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है मालवा का पठार। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। वो क्यों हो जाएगा? क्योंकि अरावली का पठार जो है वो मध्य जो भारत का हिस्सा है वहां पर अरावली का पठार पड़ता है और विंध्य का क्षेत्र उसके नीचे पड़ता है। ठीक है ना, ये वाला विंध्य का हिस्सा कहलाता है जो ऊपर में, और उसके ऊपर का ये पूरा क्षेत्र ये मालवा का कहलाता है, मालवा का पठार कहलाता है। ठीक है ना, मैंने आपको विंध्य क्षेत्र बता दिया, ऊपर का जो हिस्सा कहलाता है जिसमें कि कैमूर पहाड़ी आती है, भांडेर पहाड़ी आती है, पारसनाथ पहाड़ी आती हैं। तो ये सारी पर्वत श्रृंखला जो आती हैं ये पूरा का पूरा क्षेत्र छतरपुर, टीकमगढ़, रीवा, सतना, पन्ना, सीधी, सिंगरौली, दमोह, कटनी, उमरिया, शहडोल, तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र विंध्य क्षेत्र कहलाता है। तो विंध्य क्षेत्र से लगा हुआ अगर उसके पश्चिम में जाएंगे तो मालवा का पठार मिलता है। तो इन दोनों के बीच में अरावली की पहाड़ी, यहाँ पे ये पूरी की पूरी अरावली की पहाड़ी है। तो अरावली की पहाड़ी और विंध्य क्षेत्र के बीच में ये पूरा मालवा का पठार आता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मालवा का पठार। ठीक है, ये आ गया अगला क्वेश्चन आपके सामने। मध्य प्रदेश का पूर्वी देशांतर विस्तार है, कौन सा है? 74 डिग्री से लेके 82 डिग्री 48 अंश तक, या फिर 21 डिग्री 6 अंश से लेके 26 डिग्री 30 अंश तक, 8 डिग्री 4 अंश से लेके 37 डिग्री 6 अंश तक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा आ वाला। ठीक है ना, 74 डिग्री से लेके 82 डिग्री 48 अंश तक, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। पूर्व में देखो, पूर्वी पूछा है तो पूर्वी क्षेत्र कौन सा कहलाता है? सिंगरौली वाला क्षेत्र। ठीक है ना, सिंगरौली। ठीक है ना, और सिंगरौली से ही 82 से ही 1/2 ये वाली रेखा यहाँ से गुजरती है, जो कि समय मानक रेखा है। मानक समय बोलते हैं इसे, मानक समय रेखा, समय रेखा कहलाती है ये। और ये सिंगरौली, मध्य प्रदेश के सिंगरौली से होकर गुजरती है। तो ये 82 डिग्री 48 अंश जो है वो पूर्वी देशांतर कहलाता है ये। ठीक है, तो ये सही आंसर है। ठीक है, तो दिस इज द कंप्लीट ऑफ 56 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, यह है अगला क्वेश्चन 57। निम्न में से किस देश का क्षेत्रफल मध्य प्रदेश से कम है? कौन सा देश है जिसका क्षेत्रफल मध्य प्रदेश से भी कम है? कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, या फिर संयुक्त जर्मनी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अगर आप में से कोई बताएगा तो ये बताइए कि इसमें से जो सही उत्तर है वो क्या है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है संयुक्त जर्मनी। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, संयुक्त जर्मनी जो है उसका जो क्षेत्रफल है वो मध्य प्रदेश से भी कम है। बाकी के सभी का जो क्षेत्रफल है वो मध्य प्रदेश से अधिक है इसका। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए, क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं अनअकैडमी के फ्री प्लान के बारे में। अब आप अनअकैडमी में फ्री में भी पढ़ाई कर सकते हैं। अनअकैडमी में आप एमपीपीएससी और व्यापम्स के सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन फ्री में भी कर सकते हैं। आपको करना क्या होगा? उसके लिए आपको रेफरल कोड का यूज करना पड़ेगा। रेफरल कोड क्या है? हरदयाल कुशवाहा। ये आपको कैपिटल में यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरीके से मोबाइल में आपको रेफरल कोड एंटर करना है और अनलॉक करना है। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या मिलेगा ये मैं आपको आगे बताता हूं। देखिए, बेनिफिट ऑफ द फ्री प्लान, 500 से अधिक यहाँ पर फ्री लाइव क्लासेस आपको हर हफ्ते मिलने वाली, जिसमें कि आपको पूरे के पूरे डाउट क्लियर होंगे, डाउट क्लियरिंग के सेशन चलेंगे, और साथ में नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराएंगे जो कि अनअकैडमी में टॉप एडुकेटर्स जुड़े हुए हैं। ठीक है ना, यहाँ पर 50 से अधिक टॉप एडुकेटर्स मध्य प्रदेश को पढ़ाने के लिए आपको मिलेंगे। ठीक है ना, डेली एंड वीकली फ्री लाइव मॉक टेस्ट भी यहाँ पर कंडक्ट किया जा रहा है, और साथ ही साथ में वो सभी फ्री मॉक टेस्ट को यहाँ पर पेपर एनालिसिस भी किया जाएगा, जो कि वहाँ पे जुड़े हुए टॉप एडुकेटर्स आपको करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर 4 डिफरेंट एग्जाम्स की तैयारी करवाई जाएगी फ्री में। वो है एमपीपीएससी प्रीलिम्स, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और एमपीएसआई। देखिए 4 नहीं है, यहाँ पे 3 है। ठीक है ना, टोटल जो एग्जाम है अभी 3 एग्जाम है। एक एग्जाम और था यहाँ पर, वो था मध्य प्रदेश जेल प्रहरी। ठीक है ना, जेल प्रहरी का एग्जाम खत्म हो गया है अभी, तो जेल प्रहरी की भी आपको साइमल्टेनियसली तैयारी की जाती है, क्योंकि पूरे के पूरे जो कंटेंट है वो मध्य प्रदेश की पूरे एग्जाम्स की, जो भी एग्जाम है मध्य प्रदेश के सारे एग्जाम्स की तैयारी यहाँ पर आपको लाइव फ्री में मिलने वाली है, तीनों चारों की। ठीक है, और यहाँ पर फ्री लाइव क्विज 20,000 से अधिक यहाँ पर फ्री क्विज भी मिलने वाले हैं, जिसमें कि सारे के सारे सब्जेक्ट कवर होने वाले हैं।
और क्या मिलने वाला है, डेली T20 फ्री टेस्ट सीरीज, जिसमें कि 20 क्वेश्चंस 20 मिनट में, मंडे टू सैटरडे 8 PM फॉलोड बाय द पेपर एनालिसिस सेशन, यानी कि 8 बजे से रोज आपको मंडे टू सैटरडे यहाँ पर T20 टेस्ट सीरीज मिलने वाली है, जिसमें कि 20 क्वेश्चंस 20 मिनट में हल करने हैं, और उसके बाद में इसका पेपर एनालिसिस भी आपको टॉप एजुकेटर दिलवाएंगे। टॉप एजुकेटर कौन कौन से हैं यहाँ पर अपने पास में, ये अपन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में अनअकैडमी से जुड़े हुए शुभम गुप्ता जी, पवन चौधरी, अभिषेक कुमार सिंह जी, ठीक है ना, ये सारे 6 से 8 साल तक का इनको इससे ज्यादा का एक्सपीरियंस है, यानी कि 8+ ईयर का एक्सपीरियंस रखते हैं सारे के सारे टॉप एजुकेटर्स। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर आपको फ्री में जो भी आपको यहाँ पर एजुकेशन मिलने वाली है वो किस लेवल की मिलने वाली है। यहाँ पर आपको जियोग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर शुभम गुप्ता जी देंगे आपको। पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इसकी क्लास पवन चौधरी जी लेने वाले हैं। अभिषेक कुमार सिंह जी ये पॉलिटी, करंट अफेयर्स और इकोनॉमी की क्लास आपको लेने वाले हैं। अन्य टॉप एजुकेटर्स हरि सिंह राजपूत जी, अमित शुक्ला जी, रूप सिंह जी। कंप्यूटर्स, पॉलिटी, हिस्ट्री अमित शुक्ला जी देंगे आपको। ज्योग्राफी, हिंदी और MP हिस्ट्री और MP जीके, MP हिस्ट्री और जीके हरि सिंह राजपूत। इस तरीके से ये सारे टॉप एजुकेटर्स आपको लगातार आपको मध्य प्रदेश के एग्जाम्स में हेल्प करने वाले हैं फ्री क्लास में। गरिमा सिंह जी, प्रमोदा राणा जी, राहुल कुरैशी जी, साहिल कुरैशी जी, तो ये सभी आपको अच्छे खासे एक्सपीरियंस्ड टीचर आपको मिलेंगे, जो कि आपको वो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे जो कि आपके MPPSC और व्यापम्स के एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और सारी की सारी फ्री यानी कि फ्री क्लासेस में आपको वो सारे के सारा कंटेंट मिलने वाला है। ठीक है, डेली वॉच डेली फ्री लाइव क्लासेस, इंटरेक्ट विद द टॉप एजुकेटर्स, फ्री लाइव क्लास मिलने वाली है। उस लाइव क्लास में आप जो भी टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाएगा उससे आप इंटरेक्ट करेंगे, यानी कि आपके मन में जो भी डाउट है, ठीक है ना, क्वेश्चंस किए जाएंगे, क्वेश्चंस के आंसर आप देंगे। इफ यू हैव सम डाउट रिलेटेड टू द सम पार्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू कैन आस्क डायरेक्टली, आप सीधे के सीधे उनसे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं ना। फ्री लाइव क्लासेस टॉप एजुकेटर्स कौन कौन सी, MPPSC, MP पुलिस, MPSI और MP जेल पेरी, इन सभी के लिए आपको यहाँ पर फ्री क्लास मिलने वाली है। ठीक है ना, और साथ में आपको सीधे के सीधे टॉप एजुकेटर से इंटरेक्ट करने का भी यहाँ पर मौका मिलने वाला है, वो भी फ्री में। ठीक है, फ्री मॉक टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर कंडक्ट होने वाली है। किसके लिए, MPPSC 2020 सीरीज, यानी कि MPPSC की प्रीलिम्स की तैयारी आप यहाँ पर आराम से कर सकते हैं। ठीक है ना, MPPSC की प्रीलिम्स की तैयारी के लिए आपको फ्री में पूरा का पूरा मौका मिलने वाला है। 20 क्वेश्चंस 20 मिनट्स में, एनालिसिस बाय टॉप एजुकेटर्स एवरी नाइट 8:30 PM। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा MPPSC प्रीलिम्स, कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, इसकी पूरी फ्री में आप यहाँ पर पूरी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही में आपको करना क्या होगा इसमें, आपको सबसे पहले आपको मैंने बता दिया है अनअकैडमी का जो ऐप है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। डाउनलोड द अनअकैडमी लर्नर ऐप। ठीक है, जो लर्नर ऐप है वो आपको यहाँ पर इंस्टॉल करना है। यूज कोड टू अनलॉक फ्री प्लान, इसका जो कोड है, कोड मैंने आपको बता दिया। कोड क्या है, हरदयाल कुशवाहा सॉरी, कैपिटल में जो है हरदयाल कुशवाहा, ये सामने आपके लिखा हुआ है, यही कोड आपको डालना है। उसके बाद में अनलॉक का बटन आपको दबाना है। प्रोसेस ये रहेगी, आपको MPPSC सिलेक्ट करना है, फिर स्टेट PSC को सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर MPPSC व्यापम सिलेक्ट करना है। MPPSC स्टेट PSC, फिर उसके बाद में MPPSC व्यापम सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद में अगला ऑप्शन आएगा, वहां पर आपको रेफरल कोड डालकर, ठीक है ना, फ्री प्लान को अनलॉक करना है। ठीक है, तो ये दिस इज द ऑल प्रोसेस अबाउट द फ्री क्लासेस। ठीक है ना, सो विद द अनअकैडमी you can crack any one of the MPPSC and व्यापम एग्जाम, so let's crack it। अब आ गया अगला क्वेश्चन आपके सामने 58, गंगा और महानदी के बीच जल द्विभाजक किसका भाग है। ऑप्शन है आपके सामने, सतपुड़ा श्रेणी, मेकाल का पठार, या फिर बघेलखंड का पठार, या फिर बुंदेलखंड का पठार। तो इसमें से सही उत्तर कौन सा होगा, तो इसका जो सही उत्तर है वो है बघेलखंड का पठार। दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि महानदी कहाँ पर है, ये महानदी है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, और गंगा जो है वो उत्तर प्रदेश से होती हुई निकलती है। ठीक है ना, तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र और जो छत्तीसगढ़ का क्षेत्र, इसके बीच में जो पड़ता है
वो बघेलखंड का पठार पड़ता है। महानदी छत्तीसगढ़ में रायपुर, ठीक है ना, रायपुर से निकली है, ठीक है, रायपुर से इसका उद्गम हुआ है और ये दक्षिण की ओर बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, बंगाल की खाड़ी, ठीक है ना, बे ऑफ बंगाल में जाके ये गिरती है, ठीक है, उड़ीसा से होती हुई जाती है। तो और ऊपर में यहाँ पर ये गंगा है, तो इसके बीच का जो क्षेत्र है, ठीक है ना, वो कहलाता है बघेलखंड का पठार। ये जल द्विभाजक कहलाता है, यानी कि दो जलों के बीच में विभाजन जो देता है वो बघेलखंड का पठार है, उसको जल द्विभाजक कहते हैं। तो गंगा और महानदी के बीच में जो महानदी है इसके बीच के जो जल द्विभाजक है वो बघेलखंड का पठार है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने 59। पृथ्वी की प्रारंभिक चट्टानें मध्य प्रदेश में कौन सी, यानी कि जब इस पृथ्वी का निर्माण हुआ था, ये पृथ्वी बनी थी, उस समय की जो प्रारंभिक की चट्टानें है वो मध्य प्रदेश में कौन सी है, ये आपको बताना है। धारवाड़ समूह की चट्टानें, आद्य महाकल्प की चट्टानें, गोंडवाना या फिर डेक्कन ट्रैम। तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा होगा, तो इसका सही उत्तर होगा आद्य महाकल्प, ये इसका सही हो जाएगा। आद्य महाकल्प की जो चट्टानें हैं वो पृथ्वी की प्रारंभिक चट्टानें कहलाती हैं और ये चट्टानें हैं मध्य प्रदेश में, जो मध्य प्रदेश का पूर्वी भाग है, मध्य प्रदेश का जो पूर्वी भाग कहलाता है वो, तथा बुंदेलखंड में यहाँ पर की ग्रेनाइट मिलता है, पिंक कलर का ग्रेनाइट जो मिलता है, गुलाबी ग्रेनाइट, ठीक है ना, वो जो मिलता है वो सारी जो क्षेत्र हैं वहां पर ये चट्टानें पाई जाती हैं, जो कि आद्य महाकल्प की चट्टानें होंगी, ठीक है ना। तो कौन सा, मध्य प्रदेश का पूर्वी भाग, ठीक है ना, और बुंदेलखंड का वो क्षेत्र यहाँ पे की गुलाबी ग्रेनाइट मिलता है, बुंदेलखंड का वो भाग यहाँ पे की गुलाबी, ठीक है ना, गुलाबी ग्रेनाइट यहाँ मिलता है, वो पूरी की पूरी चट्टानें जो हैं वो आद्य महाकल्प की चट्टानें यानी कि पृथ्वी की प्रारंभिक चट्टानें कहलाती हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ये आ गया अगला क्वेश्चन आपके सामने। ऐतिहासिक इमारतें बनाने में कौन सी चट्टानों के पत्थरों का उपयोग होता है। जो ऐतिहासिक इमारतें हैं यानी जैसे कि किला है, ठीक है ना, दिल्ली का किला, आगरा का किला, या फिर जितनी भी ऐतिहासिक इमारतें बनी हैं भारत में, उसमें कौन से चट्टानों के पत्थरों का उपयोग होता है। धारवाड़, पुराना समूह, गोंडवाना या फिर डेक्कन ट्रैम। तो इसमें से कौन सा सही उत्तर हो जाएगा, बताइए आप। इसका जो सही उत्तर है वो है पुराना समूह या फिर को कोड़प्पा समूह भी कहते हैं, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है, कोड़प्पा समूह भी कहते हैं। ये जो चट्टानें हैं इनसे ऐतिहासिक इमारतें बनाई जाती थी, ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा बा। ये आ गया अगला क्वेश्चन 61वां। नर्मदा सोन घाटियां एवं अरावली श्रेणियों के बीच में त्रिभुजाकार जो पठार है उसे किस नाम से जाना जाता है। बघेलखंड का पठार, मैकाल श्रेणी का पठार, उच्च मध्य प्रदेश या फिर पूर्वी सतपुड़ा। तो मित्रों इसमें से जो सही उत्तर है वो कौन सा कहलाएगा इसका सही उत्तर, तो इसका जो सही उत्तर है वो है दा, ठीक है ना, दा है इसका, सा नहीं है, सा पे मैंने गलती किया है, इसका सही उत्तर है दा, मध्य उच्च प्रदेश, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ऊपर नीचे लगा हुआ है ये तो क्लियर नहीं हो पा रहा है, आ बा सा और दा, तो इसका उत्तर कौन सा होगा, मध्य उच्च प्रदेश। मध्य उच्च प्रदेश जो है वहां पे जो त्रिभुजाकार पठार है वो उसको मध्य उच्च प्रदेश के नाम से जाना जाता है, जो कि नर्मदा सोन घाटी और अरावली श्रेणियों के बीच का त्रिभुजाकार पठार है, उसको मध्य उच्च प्रदेश कहलाते हैं। और मध्य उच्च प्रदेश के जो पठार हैं, ठीक है ना, और इस तरीके से ये पूरी की पूरे पठारों को कितने भागों में बांटा गया है, बताइए। टोटल ये 5 भागों में इन पठारों को बांटा गया है। पहला पठार, ठीक है ना, ये बताना चाहता हूँ, मालवा का पठार। दूसरा मध्य भारत का पठार, मध्य भारत का पठार। तीसरा पठार जो है वो है रीवा पन्ना का पठार, रीवा पन्ना का पठार। चौथा नर्मदा सोन घाटी का पठार, ठीक है ना, और पांचवा बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार,
ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो ये इसके 5 भाग हैं ये पूरा का पूरा, ठीक है ना, जो कि त्रिभुजाकार पूरा का पूरा एक हिस्सा बनाता है नर्मदा सोन घाटी से लेके अरावली पर्वत श्रेणियों से। तो ये पूरे के पूरे पठार जो है उसी त्रिभुजाकार पठार का हिस्सा कहलाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया 62। कैमूर श्रेणियां किन दो प्रमुख नदियों के बीच की जल द्विभाजक का कार्य करती हैं? जल द्विभाजक तो मैंने बता दिया, यानी कि जल को दो भागों में बांटने का कौन सी नदियां हैं जो कि कैमूर की श्रेणियां, मतलब कि कैमूर की श्रेणी कौन सी दो नदियों को द्विभाजक का कार्य करती है? कैमूर की श्रेणी है ये, दो नदियों के बीच में एक पहाड़ के रूप में खड़ी हुई है और एक नदी यहाँ से निकली है और एक नदी यहाँ से निकली है, तो उसको जल द्विभाजक बोला जाता है। तो इसमें से बताना है अपने को कि कैमूर की श्रेणियां वो कौन सी दो नदियां हैं जिसके बीच में ये जल द्विभाजक का कार्य करती हैं। ऑप्शन है आपके सामने, यमुना और सोन नदी, सोन और हिरन नदी, सोन और नर्मदा नदी, और बर्मा और सोनार नदी। तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा होगा बताइए, ठीक है ना। ये नर्मदा है, सॉरी, ठीक है ना, ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, नहीं नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये है नदी का नाम बर्मा, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा होगा बताइए आप। तो इसका जो सही उत्तर है वो है यमुना। यमुना और सोन नदी इसका सही उत्तर होगा। देखिए कैमूर की पहाड़ियां जो हैं वो कटनी, ठीक है ना, दमोह, ये वाला जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में कैमूर की श्रेणियां हैं, ठीक है। और ऊपर में जो है यमुना की नदी है, यमुना की नदी ऊपर की तरफ में जाती है जो कि उत्तर प्रदेश की तरफ में जाती है, विंध्य क्षेत्र में है ना, उत्तर का जो क्षेत्र है वहां से पूरी की पूरी यमुना नदी गिरती है। और नीचे में जो है, नीचे में सोन नदी है यहाँ से, ठीक है ना, जो कि मध्य प्रदेश से यूं करके उत्तर प्रदेश में और बिहार जाते हुए बिहार के पाटलिपुत्र यानी कि पटना में जाके ये गंगा में मिल जाती है। तो इन दोनों नदियों के बीच का जल द्विभाजक जो हिस्सा है वो कैमूर की श्रेणियां कहलाती हैं, ठीक है। यहाँ पर ये कैमूर की श्रेणी है जो कि अपना कटनी कटनी हुआ, और कटनी के बाद में आगे चला जाएं तो जबलपुर का क्षेत्र है, और उसके आगे चला जाएं तो उमरिया का जो क्षेत्र है, ये पूरी की पूरी रेंज कैमूर की रेंज कहलाती है। तो कैमूर की रेंज बीच में आती है, तो उसके ऊपर में जो है यमुना नदी है, और ऊपर में मतलब उत्तर की ओर यमुना नदी है, और उसके दक्षिण में अगर देखा जाए तो सोन नदी है। तो इन दोनों का जल द्विभाजक का कार्य ये कैमूर श्रेणी करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया 63। मालवा किन दो प्रमुख नदियों के बीच में जल द्विभाजक के रूप में कार्य करता है? जो मालवा का जो पठार है उसके बारे में पूछा गया, वो कौन सी दो नदियां हैं? नर्मदा चंबल, नर्मदा छिप्रा, नर्मदा या फिर यमुना और नर्मदा। अगर आपने पठारों के बारे में पूरी पढ़ाई की है तो डेफिनेटली आप इसका आंसर बता सकते हैं, और अगर नहीं पढ़ा है तो मेरी भी चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर आप मध्य प्रदेश के जितने भी पठार हैं उसके बारे में पढ़ाई कर सकते हैं। पूरे वीडियोस मैंने बना के रखे हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है नर्मदा और चंबल, ठीक है ना, दिस इज द करेक्ट आंसर। देखिए अगर देखा जाए तो पूर्व से पश्चिम की ओर नर्मदा नदी जाती है, ठीक है, और ऊपर में यहां से ये चंबल नदी जाती है, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा विंध्य क्षेत्र कहलाया, और यहाँ पर जो क्षेत्र है ये कहलाता है मालवा का पठार। मालवा का पठार कहलाता है ये। तो ये मालवा का पठार चंबल नदी और नर्मदा नदी इन दोनों के बीच में जल द्विभाजक का कार्य करता है कि नहीं करता है? तो ये इसका सही उत्तर कौन सा होगा? नर्मदा और चंबल, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, सर्वाधिक खनिज उत्खनन कौन से चट्टान के समूह में मिलते हैं? बताइए इसमें से ऑप्शन क्या है? आद्यकल्प, धारवाड़, पुराना समूह या फिर गोंडवाना समूह। तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा होगा मित्रों? यानी कि खनिज सबसे अधिक कौन से ग्रुप की चट्टानों में मिलता है? यहाँ पे कि ये पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट मिनरल्स कहाँ मिलते हैं? तो इसका जो सही उत्तर है धारवाड़। धारवाड़ ग्रुप की जो चट्टानें होती हैं, धारवाड़ समूह की चट्टानें, उसमें खनिज सबसे अधिक पाए जाते हैं। और ये धारवाड़ समूह की चट्टानें कहाँ पर है? ये है छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा में है, और बालाघाट में है, बालाघाट, क्योंकि यहीं पर
सबसे अधिक मिनरल्स पाए जाते हैं, अगर आपको जानकारी है। बालाघाट में ही मैंगनीज मिलता है, बालाघाट में तांबा मिलता है, बालाघाट में कोयला मिलता है, छिंदवाड़ा में कोयला मिलता है। तो जितने भी मिनरल्स हैं वो सब यहाँ पर पाए जाते हैं। इस कारण से ये जो क्षेत्र है बालाघाट और छिंदवाड़ा, ये धारवाड़ समूह की चट्टानें हैं यहाँ पर, इस पर बसा हुआ है ये। ठीक है, ये पूरा का पूरा छिंदवाड़ा और बालाघाट, तो ये इसका सही उत्तर होगा धारवाड़ समूह। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलें। अगला क्वेश्चन आ गया 65। ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है लम्हेरा। लम्हेरा, ठीक है ना। लम्हेरा हिल्स कहाँ पर है, ये पूछा है। पचमढ़ी, जबलपुर, रायसेन या फिर विदिशा। तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा होगा, अगर आपको जानकारी है तो इसका जो सही उत्तर है वो है बा। बा कहाँ है, जबलपुर। ठीक है ना, ये इसका सही उत्तर होगा बा। लम्हेरा हिल्स कहाँ पर है, जबलपुर में है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। और इसी तरीके से अगर अन्य ऑप्शन देखा जाए तो रायसेन में कौन क्या पाया जाता है, रायसेन में भीमबेटका है। ठीक है ना, और विदिशा में क्या है, विदिशा में उदयगिरी की गुफाएं हैं। और ठीक है, और 5 पचमढ़ी तो मालूम है मध्य प्रदेश की ये रानी कहलाती है सब। ठीक है ना, तो ये क्लियर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आ गया अगला क्वेश्चन 66। मध्य प्रदेश के कितने जिले राजस्थान की सीमा को छूते हैं। ठीक है, सीमाओं के बारे में पूछा है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आईएमपी मान लीजिए। ऐसे क्वेश्चन बार बार बनते हैं। 6 जिले, 8 जिले, 10 जिले और 13 जिले, तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा ये बताना है। अगर आपने मध्य प्रदेश को मानचित्र के अनुसार पढ़ा है तो आप बिल्कुल बता पाएंगे कि राजस्थान से मध्य प्रदेश के कितने जिले छूते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 10। दिस इज द करेक्ट आंसर। 10 जिले जो हैं वो मध्य प्रदेश के राजस्थान की सीमा को छूते हैं। वो कौन कौन से 10 जिले हैं ये मैं अब आपको बताता हूँ। ठीक है ना, अगर इसको देखा जाए तो पश्चिम में अगर देखा जाए तो गुजरात से छटा हुआ जो है वो है झाबुआ। ठीक है ना, झाबुआ ही एक ऐसा जिला है जो कि पश्चिम में गुजरात और राजस्थान दोनों को छूता है। गुजरात को भी छूता है ये और राजस्थान को भी छूता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद में लग गया है झाबुआ। झाबुआ से लगा हुआ है रतलाम। ठीक है ना, बिल्कुल लाइन से हम बताएंगे आपको, बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। फिर रतलाम के बाजू में ही है मंदसौर। ठीक है ना, अगर आपने मानचित्र के अनुसार अगर आप देख रहे हैं तो आपको क्लियर रहेगा कि आप किस तरीके से जा रहे हैं। फिर उसके ऊपर में है नीमच। ठीक है ना, मंदसौर यहाँ से कि गांधी सागर डैम, ठीक है ना, बना हुआ है। फिर ऊपर में नीमच, और नीमच से अपन नीचे उतरते हैं तो उसके बाद में पड़ता है आगर मालवा। आगर मालवा पड़ता है उसके बाद में। फिर आगर मालवा से और नीचे आते हैं तो आता है खिसकते हुए यूं जाएंगे तो राजगढ़ पड़ता है। ठीक है, ये आ गया राजगढ़। राजगढ़ के बाद में फिर और थोड़ा सा ऊपर में जाते हैं। ठीक है ना, मध्य राजस्थान से ऊपर की ओर खींचते हैं। ठीक है ना, शिवपुरी के आसपास में तो उधर पड़ता है गुना। गुना के बाद में फिर आ जाता है शिवपुरी। ठीक है ना, बिल्कुल लाइन से जा रहे हैं अपन, अगर आप मानचित्र के अनुसार देख रहे हैं। शिवपुरी के बाद में फिर आता है श्योपुर। शिवपुर आता है। ठीक है, श्योपुर के बाद में फिर आ जाता है आखिरी जिला है अपना मुरैना। ठीक है ना, तो ये कितने जिले हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो इसको आप ऐसे ही याद कर लीजिए। अगर आप मानचित्र के अनुसार पढ़ाई करेंगे तो 100% गारंटेड है कि आप हर जिले के बारे में अधिक से अधिक जान पाएंगे। इसलिए मानचित्र अपने पास में रखिए, उससे पढ़िए। मैप के अकॉर्डिंगली जो बंदा मध्य प्रदेश जीके को पढ़ेगा वो कभी नहीं भूलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब पूरी की पूरी सीमा पे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आपको हर फैक्ट हर टॉपिक पर ही क्वेश्चन मिलेंगे, लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के कितने जिले उत्तर प्रदेश की सीमा को छूते हैं। इससे पहले राजस्थान का पूछा था, अब ये उत्तर प्रदेश का पूछ लिया। तो बताइए 8 जिले, 12 जिले, 13 जिले या फिर 14 जिले। तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा होगा, बताएं आप, इसका सही उत्तर कौन सा होगा 67 का है। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 13 जिले। दिस इज द करेक्ट आंसर। 13 जो जिले हैं वो मध्य प्रदेश के हैं, वो कि उत्तर प्रदेश की सीमा को छूते हैं। ठीक है ना, वो 13 जिले कौन कौन से हैं, अब हम फिर से अपन चलते हैं आगे। देखिए यहाँ पे अपन राजस्थान की सीमा से खत्म होते हैं तो वो कौन सा जिला पड़ता है, वो पड़ता है मुरैना। तो मुरैना जो है वो उत्तर प्रदेश को भी छूता है। इधर मैंने बताया था झाबुआ, तो झाबुआ गुजरात को भी छूता है पश्चिम में। उधर उत्तर प्रदेश में मुरैना, मुरैना जो उत्तरी क्षेत्र है मध्य प्रदेश का
सबसे उत्तर का, तो वो उत्तर प्रदेश को भी छूता है। तो पहला जिला कौन सा हो गया? मुरैना। अपन अब पूरे 13 के 13 जिले यहाँ पर लिखने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा, है ना। मुरैना, अच्छा मुरैना के बाद में कौन सा जिला आता है? मुरैना के बाद में अगर उससे आगे बढ़ते उत्तर प्रदेश की तरफ में जाते हैं तो भिंड आता है। अगर आप मानचित्र हाथ में लेके बैठे हुए हैं तो बिल्कुल समझ में आएंगे। फिर भिंड के बाद में और नीचे खिसकते हैं तो छोटा सा अपना प्यारा दतिया पड़ता है दतिया, है ना। दतिया से फिर लगा हुआ चौथा चौथा नंबर कौन सा पड़ता है? दतिया से लगा हुआ शिवपुरी जो है वो दोनों तरफ में है। शिवपुरी काफी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है, तो उसकी पश्चिमी सीमा और पूर्वी सीमा दोनों ही अलग अलग राज्य को छूती है, इधर राजस्थान को और इधर उत्तर प्रदेश को। तो यहाँ पर ये शिवपुरी आ गया शिवपुरी। अच्छा, शिवपुरी के बाद में फिर अगला है पांचवा अशोकनगर, उसके नीचे में, ठीक है ना। जो अशोकनगर है ये है। अशोकनगर के बाद में छठवां नंबर पे जो आएगा वो कौन सा आएगा? वो आएगा सागर, बिल्कुल नीचे, ठीक है ना। सागर से ही झांसी लगा हुआ है, जहाँ पे कि राजघाट परियोजना है ललितपुर के पास में, और माता टीला डैम भी बोलते हैं उसे, तो रानी लक्ष्मीबाई परियोजना के नाम से भी कहलाता है। तो राजघाट परियोजना और रानी लक्ष्मीबाई परियोजना जो है वो ऊपर लगी हुई है, तो वहीं से चिपका हुआ है ये सागर, ठीक है ना। अब सातवां नंबर, अब सातवें नंबर पे चलते हैं। फिर अपन यूं गोल घूमेंगे तो ऊपर आ जाएगा क्या? टीकमगढ़ आएगा, टीकमगढ़। और टीकमगढ़ में से एक अगला जिला भी चालू हो गया है, वो कौन सा है? निवाड़ी, नया जिला बना है ना, निवाड़ी, ठीक है। तो ये हो गया 8 जिले, ठीक है ना। निवाड़ी के बाद में फिर पहुंचते हैं नोवा छतरपुर, ये नया जिला बना ना, अभी 2018 में बना ये नया जिला, तो इसको भी काउंट करना पड़ेगा। पहले 12 जिले आते थे जब तक निवाड़ी नहीं था, अब निवाड़ी आ गया है तो इसलिए इसको 13 जिले हो गए, ठीक है। तो नौवा हो गया छतरपुर। अब 10वां, उसके आगे चलते हैं। छतरपुर के बाद में क्या पड़ता है? पन्ना पड़ता है, ठीक है ना। देखिए मानचित्र हाथ में रखेंगे तो बिल्कुल एक एक चीज याद होगी। पन्ना के बाद में क्या आ गया? सतना आ गया, आया सतना। और सतना के बाद में क्या आया? सतना के बाद में आ गया 12वां रीवा, रीवा के बाद में 13वां आ गया सिंगरौली, सिंगरौली। देखिए कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सिंगरौली के बीच में तो सीधी भी आता है, लेकिन सीधी को अगर अपन मानचित्र, ओरिजिनल मानचित्र, देखो कई मैप इतने कंफ्यूज कर देते हैं कि उसको सही से ड्राइंग नहीं करते हैं। तो जो सिंगरौली सीधी है, सीधी के ऊपर में, सीधी के ऊपर में उधर से रीवा, इधर से सिंगरौली, सिंगरौली ऊपर तक घुमा हुआ है और सीधी अंदर घुस गया है, सीधी अंदर घुस गया है। तो सीधी की बॉर्डर उत्तर प्रदेश को नहीं छूती है, कंफ्यूज नहीं होना है। इसलिए सीधी उत्तर प्रदेश की सीमा से नहीं छूता है, सिंगरौली छूता है। क्लियर हो गया? तो टोटल ये 13 जिले हो गए। क्लियर हो गया? इसलिए मैप से आप बिल्कुल समझ पाएंगे इसको। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, ये भी सीमाओं पर आधारित है। निम्नलिखित युग्मों में से महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ के उन जिलों की संख्या चुनिए जो कि मध्य प्रदेश की सीमा को छूते हैं। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के उन जिलों को, यानी कि अपने जिले नहीं, महाराष्ट्र और उसके चाहिए जो कि मध्य प्रदेश की सीमा को छूते हैं। अपोजिट है, छत्तीसगढ़ के कितने जिले छूते हैं और महाराष्ट्र के कितने जिले छूते हैं मध्य प्रदेश से, ये अपन को इसमें बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा है? 68 है। 68 का सही उत्तर है वो है दा। महाराष्ट्र के कितने? 9 होते हैं ये महाराष्ट्र के, और छत्तीसगढ़ के 6 जिले। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसको मैं इतना ही बताऊंगा क्योंकि मानचित्र में महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के जिलों के बारे में पूछा है, ना कि मध्य प्रदेश की। तो आप मानचित्र में देख लीजिएगा कि महाराष्ट्र की कौन से 9 जिले हैं और छत्तीसगढ़ के कौन कौन से 6 जिले हैं। ये आ गया अगला क्वेश्चन, ये भी सीमाओं पर आधारित है। निम्नलिखित में से उन राज्यों के जोड़ों को चुनिए जिन्हें मध्य प्रदेश के सर्वाधिक और न्यूनतम जिले स्पर्श करते हैं। ये ऑप्शन है आपके सामने, उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश गुजरात, राजस्थान महाराष्ट्र, या फिर महाराष्ट्र गुजरात। तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा होगा? इसका सही उत्तर होगा, देखिए इसमें सर्वाधिक और न्यूनतम दोनों पूछे, यानी कि जो सबसे अधिक जिले मध्य प्रदेश की छूते हैं और सबसे कम छूते हैं वो वाले राज्य इसमें चुनने हैं। तो सबसे अधिक जिले किसकी छूते हैं? उत्तर प्रदेश की छूते हैं, ठीक है। और सबसे कम किसके छूते हैं? गुजरात के। गुजरात के कितने हैं? गुजरात से मध्य प्रदेश के 2 जिले छूते हैं, और उत्तर प्रदेश से कितने छूते हैं? 13, जो मैंने अभी बताया था आपको। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? उत्तर प्रदेश और गुजरात। गुजरात से कौन कौन से 2 जिले छूते हैं? अलीराजपुर और झाबुआ,
ये 2 जिले हैं, ये गुजरात से छूते हैं। बाकी उत्तर प्रदेश की मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको पूरा समझा दिया, वो 13 जिले कौन-कौन से हैं, ठीक है? तो ये इसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश और गुजरात, जो कि सबसे अधिक मध्य प्रदेश के उत्तर प्रदेश से छूते हैं 13 जिले और सबसे कम गुजरात से छूते हैं 2 जिले हैं, ठीक है? ये हो गया इसका उत्तर। ये आ गया अगला क्वेश्चन आपके सामने। मध्य प्रदेश के उन जिलों की संख्या बताइए जो किसी भी राज्य की सीमा रेखा को नहीं छूते हैं। देखिए मध्य प्रदेश के अंदर के जिले यानी कि जो किसी राज्य को नहीं छूते हैं, उनके फिगर नंबर्स बताने। कितने जिले हैं वो टोटल जो कि किसी भी राज्य की सीमा को नहीं छूते हैं? ये ऑप्शन है आपके सामने 14 जिले, 16 जिले, 18 जिले या फिर 21 जिले। तो इसमें से कौन सा उत्तर आपका सही होने वाला है ये आपको बताना है। तो इसमें से सही उत्तर कौन सा है? इसका जो सही उत्तर है वो है 18 जिले। दिस इज द करेक्ट आंसर। अगर आप मानचित्र में देखेंगे और सबको नापेंगे तो बिल्कुल क्लियर होगा कि कौन-कौन सी बॉर्डर नहीं बताते हैं। तो इसमें मैं आपको अब एक-एक करके बताने वाला हूँ। तो पहला जिला जो है 18 जिलों में गिनती जाएगा, इंदौर है। इंदौर के बाद में भोपाल बिल्कुल बीच में लगा हुआ है, सिंपल सा क्लियर है, ठीक है ना? भोपाल के बाद में अगर ऊपर चला जाए तो है ग्वालियर, ठीक है ना? क्योंकि इसको एक के बाद में एक क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है? अगर ऐसे क्लियर नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। ग्वालियर के बाद में जबलपुर, ठीक है ना? जबलपुर के बाद में उज्जैन, उज्जैन, विदिशा, धार, देवास, सीहोर, शाजापुर, रायसेन, होशंगाबाद, हरदा, नरसिंहपुर, दमोह, कटनी, उमरिया तथा मंडला। तो ये टोटल 18 जिले मैंने आपको अभी बताए। तो ये पूरे 18 जिले जो कि हैं, जो कि किसी भी राज्य की सीमा को नहीं छूते यानी कि ये अंदर में है, ठीक है? तो ये आपको याद रहेगा। कितने जिले हैं मध्य प्रदेश के? 18 कुल जिले हैं जो कि किसी भी राज्य की सीमा को नहीं छूते हैं। ये आ गया अगला क्वेश्चन। बड़े मिक्सिंग का क्वेश्चन है। देखिए आपको हर एंगल में सारे क्वेश्चंस मिल रहे हैं जिससे कि आपको मध्य प्रदेश के एक-एक फैक्ट क्लियर होने वाले हैं। अगर आप ये क्वेश्चन सीरीज पूरी की पूरी कंप्लीट कर लेते हैं तो मध्य प्रदेश पूरा कंप्लीट होने वाला है आपको, ठीक है? तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, लगातार ये सीरीज के साथ जुड़े रहें। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और साथ में शेयर करें। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित जिलों के जो युग्म हैं उनमें से छांटिए जिनकी सीमा रेखा एक से अधिक राज्यों को छूती है। यानी कि ये जो जिले हैं इनमें से छांटना है कि वो कौन-कौन से हैं जिनकी सीमा एक से अधिक राज्यों को छूती है। बालाघाट झाबुआ, बालाघाट मुरैना, शिवपुरी, अलीराजपुर या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसमें से उत्तर जो है वो कौन-सा सही होने वाला है, बताएँ? देखिए इसका उत्तर जो है उपरोक्त सभी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है ना? अब देखिए इसको ध्यान से समझिए आप। बालाघाट, ये बालाघाट क्या नीचे है दक्षिण में लगा हुआ, जो कि छत्तीसगढ़ से कुछ होता है और साथ में महाराष्ट्र को, ठीक है ना? ये सीजी और एमएच, ठीक है? और इसी के साथ में झाबुआ, झाबुआ किसको छूता है? मैंने आपको पहले ही बता दिया था इससे पहले क्वेश्चन, राजस्थान और गुजरात को छूता है, ठीक है? इसी तरीके से ये बालाघाट, ये मैंने बता ही दिया बालाघाट ये भी लगा हुआ है, तो सीजी और महाराष्ट्र। मुरैना, मुरैना राजस्थान को छूता है और उत्तर प्रदेश को छूता है। क्लियर हो गया? शिवपुरी, शिवपुरी बीच में है दोनों तरफ से, यानी कि इधर की जो बॉर्डर है, जो पश्चिम की बॉर्डर है वो राजस्थान को छूती है, ठीक है ना? और पूर्व की बॉर्डर किसको छूती है? यूपी को छूती है। अलीराजपुर, अलीराजपुर ये महाराष्ट्र को छूता है और साथ में महाराष्ट्र के बाद में और कौन सा है यहाँ पे? गुजरात, जी गुजरात। तो ये पूरे के पूरे मैंने आपको क्लियर कर दिए। मानचित्र में अगर आप देखेंगे तो आपको क्लियर होगा कि बिल्कुल सही मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो इसका आंसर जो कौन सा होगा? इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी कि ये सारे के सारे जो हैं आपको दो दो राज्यों को ये सीमा बनाते हैं हर जिले, ठीक है? क्लियर हो गया? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आ गया अगला क्वेश्चन, 72वां क्वेश्चन, सीधी और झाबुआ में सूर्य उदय का समय पर अगर विचार करें, यानी कि अपन सोचें कि सीधी और झाबुआ में जो सूर्य उदय होगा तो उस पर विचार करें तो सही विकल्प क्या है? सीधी में सूर्य उदय 1 घंटे पहले होगा या फिर झाबुआ में सूर्य उदय 1 घंटे पहले होगा या फिर सीधी में सूर्य उदय आधे घंटे पहले होगा या फिर झाबुआ में सूर्य उदय आधे घंटे पहले होगा, यानी कि सब पहले-पहले बताया। तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन-सा हो सकता है? देखिए, अगर आपने मानक रेखा के बारे में जानकारी ली है, तो वो आप ध्यान रखिए कि मानक रेखा कहाँ पर है? मानक रेखा मध्य प्रदेश के सिंगरौली से होकर निकलती है।
सिंगरौली के ऊपर से यहाँ से अगर देखा जाए सिंगरौली है, यहाँ से निकलती है और मानक रेखा क्या है, बायासी सही 1/2 है 82.5। तो ये जो है ये सीधी से निकलती है और सीधी के बाजू से लगा हुआ है सिंगरौली से निकलती है और सिंगरौली के बाजू से लगा हुआ है सीधी जिला, है सीधी जिला, तो बिल्कुल पास से है। तो मानक रेखा पास में होने के कारण अगर यहाँ पे अपन समय पे विचार करें तो मानक रेखा से ही समय की तुलना की जाती है। तो अगर यहाँ पर 6 बजे हैं, ठीक है ना, तो यहाँ से अगर सूर्य को वहां तक उसको पहुंचने में, जो कि झाबुआ, क्योंकि ये क्या है पूर्व में है, पूर्व दिशा में पड़ता है सिंगरौली और सीधी, और जो झाबुआ है वो क्या है एकदम मध्य प्रदेश के पश्चिमी में पड़ता है, जो कि अलीराजपुर के बाजू में है। अलीराजपुर जो कि मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है, उससे लगा हुआ है झाबुआ, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक सूर्य को आने में आधा घंटे का समय लगेगा, ठीक है ना, आधा घंटे का समय लगेगा। यानी कि इसमें से अगर ऑप्शन अपन चुनेंगे तो कौन सा होगा, सीधी में सूर्य उदय आधा घंटे पहले होगा, ये इसका सही उत्तर होगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। यानी कि एग्जैक्ट देखा जाए तो ये 34 मिनट के आसपास लगते हैं, MINUTES 34 मिनट लगते हैं बिल्कुल पूर्व से। अगर सिंगरौली में सूर्य उदय होता है पहले पहले और पश्चिम में अलीराजपुर में, तो इन दोनों के बीच का समय जो है वो 34 मिनट है और सीधी उसके बाद में आता है, सीधी उसके बाद में आता है, इसलिए सीधी और सिंगरौली के बीच में 4 मिनट का अंतर हो जाता है, MINUTES, ठीक है ना, 4 मिनट का अंतर हो जाता है। इस कारण से आधा घंटे पहले सीधी में होगा और आधा घंटे बाद झाबुआ में सूर्योदय होगा, इतना अंतर इसमें होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। ये आ गया अगला क्वेश्चन आपके लिए 73। विदर्भ क्षेत्र जो कि अब महाराष्ट्र के राज्य का भाग है, महाराष्ट्र राज्य है उसका भाग है, पहले ये किस राज्य का भाग था, किस राज्य का ये भाग हिस्सा हुआ करता था, ये बताना है आपको। महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर उत्तराखंड, बताएं इसका आंसर क्या है। देखिए इसका जो आंसर है वो है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। जो विदर्भ क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश का पहले हिस्सा हुआ करता था और ये विदर्भ क्षेत्र को बोलते थे सीपी बरार, सीपी बरार के नाम से ये जानता था, सेंट्रल प्रोविजंस ऑफ बाजार के नाम, बरार के नाम से ये मान से जाना जाता था। और 1956 में जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ, कब हुआ, 1 नवंबर 1956 में जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ, तब ये सीपी बरार जो कि विदर्भ क्षेत्र कहलाता है ये महाराष्ट्र में पहुंच गया। और ये जो विदर्भ का क्षेत्र है यहाँ पे सीपी बरार, ये जो नागपुर का क्षेत्र है, नागपुर और उसके आजू बाजू का क्षेत्र, ये विदर्भ का क्षेत्र कहलाता है। तो ये जो हिस्सा है, ठीक है ना, ये हिस्सा सीपी बरार कहलाता था, जो कि अभी महाराष्ट्र का हिस्सा है। तो क्लियर हो गया आपको, मध्य प्रदेश का हिस्सा था, हुआ करता था पहले ये विदर्भ क्षेत्र। अगला क्वेश्चन आ गया आपके पास में 74। भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश भाग है किसका, विंध्य सहेल समूह का, गोंडवाना लैंड का, डेक्कन ट्रेम का, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप बताएंगे। देखिए मैंने पहले जो क्वेश्चन सीरीज अभी बनाई थी, अभी 2 भाग गए हैं, उसमें मैंने पूरा समझाया था, आप बिल्कुल बता सकते हैं। इसका जो आंसर है वो है गोंडवाना लैंड का, ठीक है ना, मध्य प्रदेश गोंडवाना लैंड का भाग है, ठीक है। तो इसके बारे में पूरा का पूरा मैंने पहले वाले वीडियो में मैंने बताया है, उससे आप देख सकते हैं। तो इससे पिछले वाले वीडियोस जो 2 भाग हैं, फर्स्ट और सेकंड, उनको भी आप देखिए, देन यू विल क्लियर ये जो पॉइंट है गोंडवाना लैंड, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलें। ये आ गया अगला क्वेश्चन 75वां क्वेश्चन। मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र गोंडवाना लैंड कहलाता है, नर्मदा घाटी, चंबल घाटी, उत्तरी क्षेत्र या फिर दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। इसका आंसर कौन सा होगा बताइए। गोंडवाना लैंड के बारे में अगर आप जानते हैं तो बिल्कुल आप बता पाएंगे। देखिए इसका जो आंसर है वो है दक्षिण पूर्वी क्षेत्र इज द करेक्ट आंसर। दक्षिण पूर्वी क्षेत्र कौन सा कहलाता है अगर देखा जाए तो वो कहलाता है बघेलखंड का क्षेत्र। जो बघेलखंड का पठार है, बघेलखंड का पठार बोलते हैं जिसको, वो है गोंडवाना लैंड, ठीक है ना, उसका जो हिस्सा है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा कहलाता है। और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र यही गोंडवाना लैंड है, यानी कि ऊपर में अपन उमरिया, शहडोल, डिंडोरी, मंडला ये वाला क्षेत्र है, और नीचे में चला जाए तो अपना बालाघाट, छिंदवाड़ा, तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है गोंडवाना लैंड कहलाता है। और गोंडवाना लैंड में ही है धारवाड़, धारवाड़ समूह की चट्टानें, जहाँ पे की सबसे अधिक क्या पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं। जितनी भी
भारत में धारवाड़ समूह की चट्टानें यहाँ पे पाई जाती हैं, वहां पर सबसे अधिक मिनरल्स यानी खनिजों की मात्रा पाई जाती है। ये क्लियर है? तो ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको। देखिए टोटल 25 क्वेश्चंस का मैंने प्रॉमिस किया था और टोटल 25 क्वेश्चंस इस वीडियो में हो चुके हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और साथ ही साथ में आप अच्छा लग रहा है तो आप क्लास को लाइक जरूर करें और साथ में शेयर करते चलें और लगातार इस सीरीज के साथ जुड़े रहें। मैं आपको कहना चाहता हूँ बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हर टॉपिक वाइज आपके पास में मिलने वाले हैं। घुमा फिरा के मैं क्वेश्चंस इसमें लेके आया हूँ, तो सारे क्वेश्चंस आप अगर अटेम्प्ट कर लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं तो मध्य प्रदेश का जीके आपको पूरा कंप्लीट हो जाना है स्टडी कॉन्सेप्ट से। तो उसके लिए आपको स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए आप और नोटिफिकेशन के साथ में। बहुत ही अच्छी तरीके से एमपीजी के आपका कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी जो कि आपके लिए लाया है एमपीपीएससी और व्यापम्स के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म, जिससे कि आप एमपीपीएससी और व्यापम्स के सभी एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। वो किस तरीके से, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर आपको डेली लाइव क्लास मिल रही है, साथ में प्रैक्टिस और रिवाइज यानी कि प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, और साथ ही साथ में आप यहाँ पर रिवाइज कर सकते हैं। लर्न एनी टाइम एनीवेयर यानी कि आप कभी भी और कहीं पे भी अनअकैडमी के ऐप के द्वारा पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ में आपको अनअकैडमी क्या दे रहा है ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात, अनअकैडमी आपको फ्री प्लान बाय द अनअकैडमी यानी कि आप अनअकैडमी पर एमपीपीएससी और व्यापम्स की जो पढ़ाई है, जो कि एग्जाम है, सारे एग्जाम्स को आप फ्री में पढ़ सकते हैं। चूज टू स्टडी फ्रॉम 50 टॉप एजुकेटर्स, ठीक है ना, जो 50 टॉप एजुकेटर्स अनअकैडमी से जुड़े हुए हैं वो उनमें से आप चूज कर सकते हैं। और उसमें क्या 500 फ्री लाइव क्लासेस एवरी वीक, हर हफ्ते आपको 500 से अधिक लाइव क्लास मिलने वाली है विद द डाउट क्लियरिंग सेशन, यानी कि आपको लाइव डाउट क्लियरिंग भी होगा। जो भी आपके पास आपके माइंड में कंफ्यूजन हो रहा है, कोई डाउट हो रहा है, तो लाइव क्लास को आप अटेंड करेंगे तो उसी टाइम आप लाइव उसके डाउट भी क्लियर कर पाएंगे। साथ ही साथ आपको मिल रहा है वीकली फ्री मॉक टेस्ट, ठीक है ना, हर हफ्ते आपको एक मॉक टेस्ट भी यहाँ पर कंडक्ट कराया जाएगा जो कि फ्री में होगा, यानी कि फ्री प्लान में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है अनअकैडमी पर। फ्री लाइव क्विज सब फ्री है, ठीक है। 20,000 से ज्यादा यहाँ पर क्वेश्चंस बैंक है जिसके थ्रू आप लाइव क्विज अटेंड कर सकते हैं। यहाँ पर T20 फ्री लाइव क्विज जिसमें कि 20 क्वेश्चंस मिलते हैं आपको 20 मिनट में, और 8 बजे आपको इस पेपर का एनालिसिस मिलता है। ठीक है, आपको करना क्या होगा उसके लिए, कुछ नहीं, सिंपल सा है। आप अपने मोबाइल को उठाइए और उसमें अनअकैडमी का जो लर्नर ऐप है वो आप उसमें डाउनलोड करना है। उसके बाद में आपको यूज कोड टू अनलॉक फ्री प्लान, यानी कि जो फ्री प्लान है उसको अनलॉक करने के लिए आपको कोड का उपयोग करना पड़ेगा। कोड क्या है, हरदयाल कुशवाहा। जैसे ही आप इसका यूज करके अनलॉक बटन को प्रेस करेंगे, ये जो प्लान है फ्री प्लान जो है वो अनलॉक हो जाएगा। स्टेप क्या होगा, व्हाट आर यू प्रिपेयरिंग फॉर इट, यानी कि आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं वो सबसे पहले यहाँ पर सिलेक्ट करना है एमपीपीएससी। देन गो फॉर द नेक्स्ट ऑप्शन स्टेट पीएससी, ठीक है ना। स्टेट पीएससी जैसे सिलेक्ट करेंगे आप, अगला ऑप्शन आपको एमपीपीएससी एंड व्यापम चूज करना है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आएगा, उसमें आपको रेफरल कोड डालकर अनलॉक का जो बटन है उसको क्लिक करेंगे आप, देन ये जो प्लान है ये अनलॉक हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं अपन बैच जो कि प्लस बैचेज है, यानी कि अनअकैडमी के जो प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान्स हैं उसके बारे में आपको इसमें बताना चाहता हूँ। देखिए फ्री प्लान्स में आपको बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन प्लस प्लान में आपको वो सारे कोर्सेज मिलेंगे जो कि आप एक्चुअल में पढ़ना चाहते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा इफ यू वांट टू टेक सम लर्निंग फ्रॉम द अनअकैडमी, देन यू विल चूज द प्लस बैचेज। देखिए प्लस बैचेज फॉर ऑलराउंड प्रिपरेशन, यानी कि ऑलराउंड प्रिपरेशन के लिए आपको ये प्लस बैचेज अनअकैडमी आपके लिए दे रहा है। क्रैक प्रीलिम्स 2020 जो एमपीपीएससी का जो अभी नोटिफिकेशन आया है 2020 का 2020 का जो नोटिफिकेशन आया है उसकी तैयारी के लिए आपको यहाँ पर ये प्लस बैचेस लेने हैं, ठीक है ना, विद द चूज योर ओन
योर बैच विच सूट योर प्रिपरेशन बेस्ट, यानी कि आप अपने हिसाब से अपना बैच यहाँ पर चुन सकते हैं। इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है, 60 डेज लाइव क्रैश कोर्स, ठीक है ना, रिवाइज थ्योरी ड्यूरिंग द डे, यानी कि डे में आपको यहाँ पर रिवीजन मिलने वाला है, और साथ में जो प्रैक्टिस लाइव एमसीक्यू है वो नाइट में मिलने वाले, यानी कि दिन में आप पूरी पढ़ाई कीजिए और रात में आप उसकी जो प्रैक्टिस लाइव एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की आपको यहाँ पर लाइव क्लास रात में मिलेगी, ठीक है ना। लाइव एमसीक्यू रिवीजन बैच, ठीक है ना, 3 डेज टॉपिक वाइज लाइव प्रैक्टिस सेशन, ठीक है। डेडिकेटेड लाइव डाउट क्लियरिंग बैचेस, वीकली 12 सेशन, 2 आवर्स डेली सब्जेक्ट वाइज। रिकॉर्डेड बैच, यहाँ पर देखिए आपको रिकॉर्डेड जो बैचेस हैं जो पहले से रिकॉर्ड पड़े हुए हैं वो आपको पूरे मिलने वाले हैं विद द लाइव डाउट क्लियरिंग, यानी कि रिकॉर्डेड बैच देखिए, उसके बाद में इसका पूरा का पूरा आपको लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन भी कंडक्ट कराया जाएगा। कंप्लीट रिवीजन एट योर ओन पेस, यानी कि अपने हिसाब से आप अपनी उसका रिवीजन कर सकते हैं। आप जब चाहें उस वीडियो को पॉज कर सकते हैं और जब चाहें उसको रन कर सकते हैं, ठीक है। तो पूरा का पूरा आप अपने हिसाब से ही ये पूरे रिकॉर्डेड बैच को देख सकते हैं। फाउंडेशन प्री मेंस एमपीपीएससी बैच ये चालू होने वाला है कब, 5 जनवरी से। 5 जनवरी से ये भी स्टार्ट होने वाला है, तो ज्यादा देर नहीं लगानी है। गो एंड गेट द प्लस सब्सक्रिप्शन इन अनअकैडमी ऐप। प्रीलिम्स कंप्लीशन बाय मार्च, देखिए प्रीलिम्स की जो तैयारी है इस बैच के द्वारा आपको मार्च तक पूरी तैयारी अनअकैडमी कर देगा, ठीक है ना। 20 प्लस यहाँ पर देखो इस बैच के लिए 20 प्लस प्रीलिम मॉक टेस्ट प्रैक्टिस के लिए मिलने वाले हैं। 20,000 से अधिक क्वेश्चन बैंक है जिसमें कि आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। पीडीएफ रिवीजन नोट्स मिलेंगे हर क्लास के, जितनी भी क्लास आप ज्वाइन करेंगे उन सबकी आपको पीडीएफ नोट्स मिलने वाले हैं जिससे कि आप रिवीजन कर पाएंगे। जिन विद्यार्थियों ने एमपीपीएससी मेंस क्लियर कर लिया है, वो प्री क्लियर कर लिया है 2019 का, उन सब के लिए यहाँ पर मेंस के रिवीजन बैच विथ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ऑलरेडी रनिंग, ठीक है ना, पहले से ये चालू हो चुका है, तो उसको आप फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। जो एमपीपीएससी प्री क्लियर कर चुके हैं 2019 का, तो उन सब के लिए एक सुनहरा मौका है ये मेंस की तैयारी करने का अनअकैडमी पर, ठीक है। प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए ये रामबाण इलाज है, ठीक है ना। प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए ये एकदम रामबाण कोर्स, जो कि कब शुरू हो रहा है, ये 4 जनवरी 2021 से। ये बहुत ही अच्छे से आपको पूरी की पूरी तैयारी करने वाला है, क्योंकि प्रीलिम्स की तैयारी यहाँ पर बहुत ही अच्छे से अनअकैडमी आपको करवाएगा। अभी ज्वाइन कीजिए अल्टीमेट 60 डेज क्रैश कोर्स, ठीक है ना, फ्री। यहाँ पर रिवाइज थ्योरी ड्यूरिंग द डे, जैसे कि आपको पहले बता चुका हूँ, रिवाइज करेंगे थ्योरी को और नाइट में लाइव एमसीक्यू सीरीज यहाँ पर कंडक्ट कराई जाएगी। 20 प्लस मॉक टेस्ट ऑलरेडी लाइव एंड फुल लेंथ टेस्ट एवरी डे, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा अभी आपको 60 डेज का ये 4 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, तो ये पूरा का पूरा आपको जानकारी इसमें आपको मैंने दे दी है। अब आगे चलते हैं, आगे अनअकैडमी आपको और क्या क्या प्रोवाइड करवा रहा है। क्या आप अपनी गति से रिवीजन करना चाहते हैं, यानी कि आपकी जो स्पीड है, आप स्लो पढ़ना चाहते हैं, फास्ट पढ़ना चाहते हैं, आपका अपना खुद का एक मैग्नीट्यूड है, तो उस हिसाब से आप पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आप अभी ज्वाइन कीजिए रिकॉर्डेड कंप्लीट रिवीजन बैच, ठीक है। इसमें आपको क्या मिलने वाला है, कंप्लीट प्रीलिम्स रिवीजन्स विथ 270 रिकॉर्डेड क्लासेस, है ना। क्लियर योर डाउट इन लाइव क्लास 2 आवर्स डेली, यानी कि पहले तो आप इससे पूरा रिवीजन कीजिए, रिवीजन करने के बाद में आपको लाइव क्लास मिलेगी यहाँ पे कि आप सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं। क्या आप ऑलरेडी रिवीजन कर रहे हैं, यानी कि पहले से आप रिवीजन कर रहे हैं, तो अभी आप एनरोल कीजिए लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन में, ठीक है ना। अपनी तैयारी मजबूत कीजिए, आप इस लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन में तुरंत इसमें एनरोल कीजिए और अपनी जो तैयारी है, जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सबको आप इससे मजबूत कर सकते हैं। लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन, ठीक है ना, वीकली हर हफ्ते आपको 12 सेशन मिलेंगे जिसमें कि आप हर सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर डाउट क्लियर कर पाएंगे। क्या आप एमपीपीएससी की तैयारी शुरू करने के लिए सोच रहे हैं, तो अभी ज्वाइन कीजिए 10 मंथ का फाउंडेशन बैच। एमपीपीएससी जो प्री है, प्री का अभी नोटिफिकेशन आ गया है, उसके एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए आप सोच रहे हैं,
तो अनअकैडमी आपके लिए लाया है ये एक मेगा बैच, अभी जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है। कब? 5 जनवरी को। तो इसको आप ज्वाइन कीजिए। इसमें आपको प्रीलिम कोर्स का पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा मार्च तक, यानी कि मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा, और इसका एग्जाम कब है? 11 अप्रैल को। तो आप इसको तुरंत ज्वाइन कीजिए और इससे आप पूरा का पूरा एमपीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी आपकी कंप्लीट हो पाएगी। किससे? लर्न विद द टॉप एजुकेटर्स, ऑल दीज द टॉप एजुकेटर्स who will educate you about the MPPSC prelims. So don't get delay and get the subscription about that mega batches who has been started, going to be start 5th January 2021. और जो विद्यार्थी, ठीक है ना, जो विद्यार्थी एमपीपीएससी प्रीलिम्स क्लियर कर चुके हैं वह अपने सपनों को साकार कर सकते हैं अनअकैडमी के द्वारा, जिसमें कि कोर्स स्वप्न पूर्ति कोर्स चालू हो गया है, जो पूरा हिंदी मीडियम में होगा और इसमें कंप्लीट एमपीपीएससी मेंस की प्रिपरेशन करवाई जाएगी और सभी जितने भी सब्जेक्ट हैं उस पर आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करवाने वाले हैं, जो कि 35 दिन में पूरा कंप्लीट होने वाला है। ये पूरा का पूरा आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अभी आप ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स को। अनअकैडमी पर जो टॉप एडुकेटर्स हैं वो आपको 6 साल से अधिक का यहाँ पर एक्सपीरियंस रखते हैं। शुभम गुप्ता जी, अभिषेक कुमार सिंह जी, हरि सिंह राजपूत जी, अमित सिंह शुक्ला जी, सब आपको बहुत ही अच्छा पढ़ाएंगे। स्ट्रेटेजिक ओरिएंटेशन लेने वाले हैं शुभम गुप्ता जी। 6 साल का जो एक्सपीरियंस, टीचिंग एक्सपीरियंस है हिस्ट्री का, हरि सिंह राजपूत जी को आपको हिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं। 5 से अधिक साल का एक्सपीरियंस रखते हैं अभिषेक कुमार सिंह जी, जो कि आपको जियोग्राफी पूरा पढ़ाने वाले हैं। अमित शुक्ला जी की तरफ से आपको पूरा 5 साल का एक्सपीरियंस मिलेगा और वो आपको पढ़ाएंगे कंप्यूटर की पूरी क्लासेस आपकी लेने वाले हैं अनअकैडमी पर। तो दीज आर द टॉप एडुकेटर्स हु हैज बीन अ वेरी गुड एक्सपीरियंस अबाउट द टीचिंग सेक्टर। हाउ टू गेट अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन किस तरीके से लेना है ये आपको मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आप अनअकैडमी के एमपीपीएससी व्यापम का जो सेक्शन है उसमें जाइएगा, उसको सिलेक्ट कीजिए। देन उसके बाद में प्लस को सिलेक्ट कीजिए। फिर उसके बाद में जैसे ही प्लस का ऑप्शन आएगा यू विल गेट सब्सक्रिप्शन बटन। इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप सीधे के सीधे अगले ऑप्शन पर पहुंच जाएंगे। जैसे अगले पर पहुंचेंगे आपको एमपीपीएससी व्यापम सब्सक्रिप्शन के पूरे फी चार्ट यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो जैसे ही आप ये सारे फी चार्ट में से जो भी कोर्स सिलेक्ट करेंगे उसमें आप रेफरल कोड 10% का जो डिस्काउंट है 10% डिस्काउंट आपको डायरेक्ट मिलेगा अगर आप हरदयाल कुशवाहा रेफरल कोड का उपयोग करेंगे। तो अभी तुरंत आप अनअकैडमी के इस प्लस सब्सक्रिप्शन को सब्सक्राइब कीजिए फॉर एमपीपीएससी एंड अदर व्यापम एग्जामिनेशंस, ठीक है। और ये रेफरल कोड आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप कॉपी करके इसका उपयोग कर सकते हैं। टोटल आपका कैपिटल में रहेगा, हरदयाल कुशवाहा, ये जरूर ध्यान रखिएगा, कैपिटल लेटर में आपको पूरा लिखना है। उसके बाद में आपको प्रोसीड बटन दबाना है। तो जो भी कोर्स की फीस है उसमें से सीधे सीधे आपका 10% का डिडक्शन हो जाएगा। So hurry up, down Unacademy app now and crack MPPSC and Vyapam's all exams. So let's crack it.